अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है भाई हमारे तमाम स्टूडेंट्स? खैरियत से है? आप सब लोग आफियत से है ना? चलिए, आज हम आपको दूल्हा दुल्हन एडवांस कोर्स का जो सबक पढ़ाने वाले हैं वो इंतहाई अहम है आप तमाम लोगों के लिए, इसलिए कि ये सबक वो है इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से तवज्जो के साथ में सीख लिए तो मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इससे आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगा और बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, क्योंकि अक्सर ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल और पर्सनल लोगों के साथ में पेश नहीं आती हैं, इसलिए लोग इन चीज़ों को समझते भी नहीं हैं। वो क्या है वो आगे हम बताने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ आज हमारे एक दो स्टूडेंट्स मिस है क्लास में से, और मुझे जहाँ तक समझ में आता है एक्चुअल में देखो हमारा काम है आप लोगों को सबक पढ़ाने का। अब कल के सबक में हमने आपको बताए थे कि अक्सर जो घर टूटते हैं वो टूटते हैं घर वालों की वजह से ही। बाद औकात माँ बाप खुद अपने बेटी का घर बर्बाद करते हैं, बहनें अपने बहन का घर बर्बाद करती है, चचा अपने भतीजी का, मामू अपने भांजी के घर बर्बाद करते हैं। तो ये बात जो है मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स को हमारे कल थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसलिए आज मैं देख रहा हूँ वो क्लास में नहीं है, लेकिन अब देखो हमारा तो काम है सबक आपको पढ़ाना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक डॉक्टर जो आपको कड़वी मेडिसिन दे रहा है उसको मालूम है उसी में आपका इलाज है, वो लेना पड़ेगी आपको। अब अगर आप ये सोच के वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाना छोड़ दोगे, अरे नहीं वो डॉक्टर को समझता नहीं, बोले यार बहुत ही कड़वी दवाएं देता है वो, तो वो उसकी गलती नहीं है, एक्चुअल वो अपना काम कर रहा है, वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड है। तो ऐसे ही मेरा ये तजुर्बा है, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ये जो दूल्हा दुल्हन कोर्स में जब से पढ़ा रहा हूँ तो कई किस्म के स्टूडेंट्स मैंने देख लिया हूँ, उसमें बहुत से हाईटेक भी आते हैं जो हाई प्रोफाइल फैमिलीज होती है। ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल फैमिली से एक स्टूडेंट हमारी थी जिसके पेरेंट्स जो है वो बॉलीवुड में काम किया करते थे, यानी वो खुद भी बॉलीवुड के फैमिलीज से थी, लेकिन पता नहीं उस तक हमारा मैसेज कैसे पहुंच गया। और वो पहुंचने के बाद में जो है उन्होंने हमारी क्लास को ज्वाइन किया, फीस वगैरह भी दी, और मेरे से उन्होंने पहले चैट के ऊपर मुझे बताया भी, व्हाट्सएप के ऊपर अपना जो पूरा बैकग्राउंड है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल है बॉलीवुड का और जो तुम लोगों का रहन सहन है और वो जो बांद्रा का एरिया है वो सब हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पे रहते हैं। अब हम यहाँ पे आपको जो सिखाएंगे ये हम सिखाएंगे आपको कुरान और हदीस की रोशनी में, तो वो सब चीजें आपको हजम करना पड़ेगी। अब वो हमारा सबक चल रहा था तो फाउंडेशन कोर्स में जो मंगनी का सबक आता है, फिर मंगनी के बाद में मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसके साथ में आपकी मंगनी हुई है तो आपका जो फियांसे है आप उससे चैट नहीं कर सकते, मोबाइल पे बात नहीं कर सकते। तो ये चीज उसको थोड़ा सा बुरी लग गई वो मेरे से कहने लगी, बोले उस्ताद जी ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ दैट इज पॉसिबल, we are engaged with each other, then why we can't speak with each other and why we can't chat with each other. I think we should be go outside and do some bike rides and drive, no problem, why these restrictions in Islam. तो एक्चुअल में उसको वो ऐसा लगा, उसके बाद उसने जो है 2-4 दिन तक हमारा सबक उसने मिस कर दी। फिर मैंने उसको मैसेज किया और फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से कन्विंस किया और फिर मैंने उसको वो एग्जांपल्स दिया कि उसकी वजह से जो है किस किस तरीके से फैमिलीज टूट जाती है, कितनी ऐसे एंगेजमेंट और जो है मंगनियां हैं वो हो गई। होने के बाद में जब दोनों आपस में एक दूसरे से जो है बातचीत करने लगे, उसी में लड़ाई झगड़े हुए और मंगनी में जितना खर्चा किए थे, पहले तो मंगनी ही हम वो आपको उसी में पढ़ा देते हैं कि शरई एतबार से बिल्कुल उसका कोई सबूत नहीं और वो बिल्कुल हमारे लिए जायज नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपका रिश्ता भी जमता है तो फिर उसके समझ में आया, माशाल्लाह उसने फिर पूरा कोर्स जो है वो मुकम्मल किया, कंप्लीट किया। तो ऐसा होता है, ये तजुर्बा है मेरा ऐसे ही। इसीलिए आज भी मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो मिस है, मैं समझ गया हूँ कि कल के सबक में जो मैंने बताया था कि बहुत सारी फैमिलीज जो टूटती है वो माँ बाप की वजह से, बहनों की वजह से। लोगों को ऐसा लगता है अगर किसी के साथ ऐसा
पर्सनली पेश आया, उसको लगता है यार कहीं हमको तो नहीं बोले। ऐसा हम किसी को नहीं बोलते हैं, हम तो एक कॉमनली जो है आपको सबक पढ़ाते हैं। अब एक्चुअल में ये भी हमारी एक सोच और थिंकिंग बनी हुई है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, खाने के ऊपर से मेरा एक सबक है, आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो मेरा एक सबक है खाने पीने पर से। और उसमें मैंने बताया हूँ कि दावतों में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी जगह पे जबरदस्ती खाना डाला जाता है, गोश्त डाला जाता है, लीजिए लीजिए ये नरम पीस है, ये लीजिए आप। अरे भाई हमारी जिंदगी गोश्त खाने में जा रही है, वो नरम पीस रख तेरे पास में, जेब में डाल के ले जाओ। अरे काय को जबरदस्ती करने का भाई, जिसको जितना खाने का है दावत में वो खाएगा ना उतना। तो लोग जबरदस्ती जो है ना, लीजिए लीजिए ये मान का खाना है, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, फिर चौथा आता। इस तरीके से बहुत सारी जगह पे होता। मैंने उस पर एक सबक दिया। और उसके कुछ दिनों के बाद मेरा एक जगह पे सफर हुआ, वहां पे हमारे ही 2-4 दोस्त अहबाब मिले और वो मुझे बोलने लगे, क्या यार तुमने हमारा मजाक उड़ाई बोले वो सबक के अंदर। मैं बोला भाई कौन से सबक? बोले वही खाने के सबक में लीजिए लीजिए वाले। मैं बोला भाई मैं आपका क्यों मजाक उड़ाऊंगा? नहीं नहीं बोले यार फिर अपने यहीं पे वो रिवाज है। मैं बोला ऐसा नहीं है, आपकी गलत फहमी है। हम एक इंटरनेशनल स्पीकर है, हम ऑनलाइन मीटिंग्स में कोरिया वालों से, इंग्लैंड वालों से और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की मीटिंग्स में हम शिरकत करते हैं और हमारे सामने हर जगह के तजुर्बे होते हैं। अब हमारे सामने दुनिया भर के जो तजुर्बे हैं, या अलग अलग गांवों में भी हम जाते हैं, ये चीज आम है, कॉमन है, हर जगह है, लीजिए लीजिए वाली। अब तुम ये समझेंगे कि नहीं मैंने तुम कुछ बोला, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो ऐसा कभी भी अपने दिल पे नहीं लेने का। इसको बोलते हैं कंजस्टेड थिंकिंग, छोटी सोच, कि कोई भी चीज को अपने ऊपर लेना, मुझे टोमना मारे, मेरी तरफ इशारा करे, मुझे देखे, मुझे ऐसा करे। बल्कि अपना दिल जो है ना ऐसा रखने का कि किसी ने अपने तरफ देखा भी तो उसको देखने देने का। चल देख, देखने वाला क्या करने वाला है, आंखें फोड़ के मारने वाला है आपको। देख रहे बाबा, देखना, कितना देखता तो देख। ऐसी अपनी मेंटालिटी, ये जो सोच, अरे यार मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, कुछ तो भी मेरे बारे में गलत बात कर रहे होंगे, ऐसी लोगों को गलत फहमी होती। जबकि अपना नेचर ऐसा रखने का। हाँ हाँ बोल बोल बोल, बोल रहे, बोलना, बोल, कितना बोलने का, भोको ऐसा बोल के। और अपन ने जो है ध्यान नहीं देने का। अपन ने एक चीज याद रखो, अपने आप को बनाओ ऐसा। एक मर्तबा मुझे याद है, मैं मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था और ये हेडफोन जो है वो मुझे ऐसा कान के अंदर लगा हुआ था। अब लगा हुआ था तो एक ऐसी छपरी टाइप का, अभी क्या होता है अपन जब मस्जिद में इमामत करते हैं या नमाज पढ़ाते हैं तो सबको हैंडल करके लेके चलना पड़ता है। एक छपरी टाइप का मुसल्ली हमारा, वो मेरे हेडफोन देखने के बाद में जो है मुझे बोलने लगा, और क्या बात है, क्या सुन रहे? मैं बोला गाने सुन रहे हम, आतिफ असलम के गाने सुन रहे। मैं बोला क्या करने का रे तुझे? गाने सुन रहे, गाने क्या करने का तुझे? कौन है रे तू पूछने वाला? औकात में रहे। मैं बोला अपनी। तो ये जो अपना नेचर है ना, कोई सामने वाला, तो ये ऐसा अपने आप को इतना, यानी शक शुबे की ये बीमारी खतरनाक रहेगी। मुझे बोले होंगे, मेरी तरफ इशारा करे, मुझे देख रहे, ये बात अपने दिलो दिमाग से हमने निकालना चाहिए। तो मैंने वो हमारे दोस्तों को समझाया। तो बहरहाल मैं इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के भी जिंदगी में आपने ये सब सीखना चाहिए। इससे आपका दिल मजबूत होगा और आप जो है फिर बड़े से बड़े तूफानों से टक्कर लेने का आपके अंदर हौसला पैदा होगा और ये छाट छूट लोगों को आप नजरअंदाज कर सकोगे। तो ये नेचर बनाओ। ये नहीं है कि सबक में आपको कोई चीज नापसंद आ गई उसके बाद आपने जो है सबक ज्वाइन करना ही छोड़ दिए, यार मेरे कुछ बोले मौलाना नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, चलो आज तक अभी तक जो है हमने आपको थोड़ा सा बता दिए, कुछ स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए। अब आगे आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक हमारा क्या है? आज का हमारा सबक ये है, मियाँ बीवी के दरमियान में कितने भी लड़ाई होने दो, कितने भी झगड़े होने दो, कितने भी मसाइल पैदा होने दो, मामलात बिगड़ने दो, पहली फुर्सत में पहली कोशिश तो आपकी ये हो कि वो चीज मियाँ बीवी के बीच में ही रहना चाहिए। ना लड़के ने अपने माँ बाप के सामने वो चीज रखना चाहिए और ना ही लड़की ने अपने माँ बाप को, यानी छोटी छोटी जो बातें होती है ना जिससे तलाक होता है,
छोटी छोटी बातें में से मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ। जैसे किसी लड़की की सास उसको बोल रही है कि दुल्हन क्या बात है, तुम दिन भर मोबाइल में रहते। तो ये चीज कॉमन है, एक नॉर्मल चीज है। वो अपनी माँ को बोल रही कि मेरी सास मेरी जासूसी करती, मेरे जरा जरा से बात पे नजर रखती। अब उस पे से झगड़े शुरू। अपने माँ बाप को बोल रही, उसके शोहर ने अगर उसको पूछ लिया क्या बात है तुम मोबाइल के अंदर जो है ज्यादा ही ये करते, तो बुरा लग गया उसको। तो ये जो चीजें रहती ना, ये बहुत छोटी चीजें, ये चीजों को अपने घर के चार दीवारी में रखने का। ऐसे ही अगर किसी लड़की का जो शोहर है वो जो उसकी बेडरूम के अंदर की बात है, देखो बेडरूम जो रहता ना वो चौकोनी रहता, तो वो बेडरूम के अंदर की बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होती है। तो वो जो चीजें रहती ना वो नहीं बोलने की रहती दूसरों के सामने, खास तौर पे अपने माँ बाप के भी सामने बोलने की नहीं रहती। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, माँ बाप के और सामने वो बोलने की बहुत बड़ी बात अगर है, बड़ी बात अगर कुछ है जिस जो तलाक और खुला का रीजन बन रही है, तो वो बात और है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पहले पता नहीं था, लड़का शराब पीता है, लड़का जो है चरस गांजा पीता है। अब शादी के बाद पता चल रहा और वो रोज रात में जो है चरस पी के गांजा पी के कमरे के अंदर आ रहा है, शराब के नशे में धूत है, खूब उसके मुंह में से बदबू आ रही है और ये औरत पे जुल्म कर रहा है। तो ये बात आप अपने माँ बाप को बोलो। इसी तरह से अगर लड़की की भी कोई बड़ी बात है, समझो बड़ी बात, मेजर बात अगर कोई ऐसी है जो आपने अपने माँ बाप के सामने रखने जैसी है, जैसे मिसाल के तौर पे वो जो लड़की है वो शोहर से बात ही नहीं कर रही है, शोहर को बोल रही है कि मैं मुझे तू पसंद ही नहीं है, मेरा तो पहले से ही किसी और के साथ में लपड़ा था और मुझे तो उससे शादी करने का था, मगर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती तेरे साथ चिपका दी है मुझे। ये बड़ा इशू है, ये बड़ा मसला है कि वो लड़की उसके साथ में फिजिकल रिलेशन ही नहीं बना रही। तो अब इसने शादी किया तो काय के लिए किया, क्या उसकी क्या खाली निशान सूरत देखने के लिए थोड़ी किया। तो अब जो है मियाँ बीवी में सोहबत और फिजिकल रिलेशंस वो तो होना चाहिए ना। अब वो अगर इसको कोऑपरेट नहीं कर रही है तो फिर ये परेशान हो गया। तो ऐसी सूरत में वो अपने माँ बाप के सामने ही बात रख सकता है, भाई ये लड़की सुन नहीं रही है मेरा। तो ये चीजें, और छोटी छोटी बातें नहीं रखने का, ये बड़े बड़े चीजें जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये हो गई दो बातें। तीसरी चीज, कितना भी बड़ा मसला रहने दो, कितना भी बड़ा इशू रहने दो, उसको पुलिस स्टेशन तक मत लेकर जाओ। खास तौर पे जो मुसलमानों में 498 के केसेस है, ये मेरा तजुर्बा है। मैं आपको जैसा मैंने आपको बताया ना, शायद आप लोगों में से कभी कोई कोर्ट में, कोई कचहरी में, कोई पुलिस स्टेशन में कोई गया नहीं होगा। आप माशाल्लाह नौजवान बच्चे हैं जितने भी है, तो हमारे स्टूडेंट्स। लेकिन मैं जो है ना कोर्ट कचहरी में जाते रहता हूँ। कोर्ट में वो हमको जाना पड़ता है, कोर्ट है, कचहरी है, कुछ दूसरों के भी मसले हैं तो वो सिलसिले में भी जाना पड़ता है। तो एक कोर्ट कचहरी में जाना आना जब पड़ता है, तो मैंने एक चीज ये देखा हूँ कोर्ट कचहरी में जाने आने से, अक्सर कोर्ट कचहरियों में मैंने देखा हूँ मुसलमान औरतें बुर्का पहनकर, एक झाड़ के नीचे 5-6 औरतें हैं, वो दीवार के पास 2-4 औरतें हैं, वो होटल के बाहर 2-4 औरतें बैठी हुई है। ऐसी मुसलमान औरतें आपको पूरे कोर्ट में, पूरे कचहरी के अंदर मिलेंगी। तो मैंने एक दिन, हमारा एक हिंदू दोस्त है वकील, उससे मैंने पूछा, मैं बोला काय कदम साहेब, हे जे बाया दिसतात ते बुरखेवाले, हे कशामुळे येतात ह्या कोर्ट कचेरीमध्ये, म्हणजे यांचे काय विषय असतात, काय प्रॉब्लेम्स असतात। तो वो जो हमारा दोस्त है एडवोकेट कदम है, तो वो बेचारा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो मेरे को बोलने लगा एक दिन, बोले काय, बोले सय्यद भाऊ आता तुम्हाला काय बोलायचं आहे, तुमचे जे लोक आहेत ना यांचा काय प्रॉब्लेम असतात, हे लहान गोष्टी असतात, लहान गोष्टी, पण लहान गोष्टीमुळे ते काय करतात, ते 498 चे केस फाइल करतात। छोटी छोटी बातें होती है बोले, मगर वो छोटी छोटी बातों के लिए लड़की वाले क्या करते, अरे चलो बोले इसको, इसके पूरे खानदान को, इसके पूरे खानदान को, इसके पूरे बिरादरी को, इसको इसको तो बताएंगे बोले अपन। अब ये चक्कर में अक्सर लड़की वाले जो है ना वो क्या करते हैं, झूठे केसेस करते हैं। ये तजुर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। झूठे केस, झूठे केस कैसे करेंगे कि मियाँ बीवी दोनों एक कमरे में रहते, अब मसले मसाइल है मियाँ बीवी के बीच में, तो तुम वो शोहर के खिलाफ करो। अगर तुमको बहुत ही कंड है
केस करने का खुजली है तो वो उसके अकेले के खिलाफ करो। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अकेले को देते छोड़ के, वो अकेले के साथ में उसके माँ बाप, उसके सारे भाई, उसकी बहनें, उसके बहनोई और उसके दूर दूर के जो रिश्तेदार रहेंगे, एक एक केस में 10-10, 15-15 लोगों के नाम डालते हैं, सिर्फ मेंटली जो है उनको हरास करने के लिए। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक चीज तो ये होती है ऐसे केसेस के अंदर कि लड़के वाले अगर वो लोग जो है ना दर्द इज्जत वाले, यानी उनको अपने इज्जत का ये है कि भाई हमको जो है इनसे कुछ बैठ बिठा के मसले को हल करना है, फिर उन्होंने लड़की वालों को उनके शादी का खर्चा दे दिए, सब कर करा के लड़की को जो है उन्होंने तलाक खुला जो भी था वो कंप्लीट कर दिए। एक तो ये टाइप के लोग रहते। दूसरे जो रहते ना, वो रहते हैं वो लोग, उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं, उनका रात दिन का रहता, पुलिस स्टेशन में जाना आना, कोर्ट कचहरी में जाना आना, उनको कुछ ही नहीं फर्क पड़ता। वो बोलते जा और 2-4 पे कर जाके केस, किसको धमक दे रहा है, कोर्ट कचहरी की। बेटा अभी तो पैदा हुए हुआ है, बोले जब तू पैदा नहीं हुआ था ना तो हम गिल्ली डांडू खेलते थे कोर्ट कचहरी के अंदर, समझ में आएगा तुझे, जा कर जिस पे करने का है तुझे। अब ऐसे टाइप के जो लोग रहते ना, फिर वो क्या करते, फिर वैसे केसेस में जिंदगी बर्बाद होती लड़की की। अब वैसा लड़का क्या करता, इधर दूसरा निकाह कर लेता और दूसरा निकाह करने के बाद ये दूसरी औरत जो है इससे बच्चे पैदा करता, फैमिली लाइफ एकदम आराम से गुजारता। और वो जो कोर्ट का जो केस रहता, वो जो निचली अदालत रहती, उसके अंदर वो चलता कम से कम 8 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे ऐसे केस चलते। कैसे चलते, मैंने बोला ना, आप लोग कभी गए नहीं होंगे कोर्ट कचहरी में। कोर्ट कचहरी में सबसे बड़ा जो अजाब रहता, अजाब कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा जो अजाब है मालूम है वो क्या रहता, कोर्ट का अजाब सबसे बड़ा अजाब ये रहता कि तुम्हारा जिस दिन भी तुम्हारी तारीख है वो पूरा दिन बर्बाद होता, बस उसके अलावा कुछ नहीं। कोर्ट में जाने का और वहां खड़े रहने का, खाली अपना इंतजार करते हुए कब नंबर आता है, और फिर उसके बाद में वो मुनादी देता, जो कोर्ट में खड़े हुआ रहता वो तुम्हारा नाम लेके, शेख रफीक, शेख शफीक हाजिर हो। जैसे उसने मुनादी लगाया, फौरन आपको जज के सामने हाजिर हुए तो जज जो है वो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखता, तुम कौन है, कहाँ से आए, किधर से आए। वो नीचे देखे देखे ही वो खाली कैलेंडर की तरफ देखता, आज कितनी है, 30 अगस्त है ना, ए चलो रे 30 सितंबर को आओ, बोले जाओ। वो अगले महीने की तारीख देता। अब अगले महीने की 30 सितंबर को वापस तुमको कोर्ट में हाजिर होना है। 30 सितंबर को तुम हाजिर हुए, वो जज के पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि वो मुंडी उठा के तुम्हारे सूरत देख सके। फिर वो नीचे देखे देखे बोलता, आज 30 सितंबर है ना, ए चलो रे नवंबर की 10 तारीख को आ जाओ। फिर वो 40 दिन के बाद की तारीख देता तुमको। कोर्ट में सबसे बड़ा अजाब यही चलते रहता। तो अफसोस की बात यह है, वो जो मेरा दोस्त है एडवोकेट कदम, उसने मुझे बताया, बोले सय्यद भाऊ आता काय होतात, बोले हे जे येतात ना यांना काय, यांचा म्हणजे काय विचार असतात, मतलब उनको क्या लगता है कोर्ट के अंदर आ गए तो बस जज उठा के फैसला दे देगा कि इनको सोने का एक थैला दे दो बोले, ऐसा काय नसतात बोले इथे, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं रहता। 10 वर्षे, 11 वर्षे, 12 आणि 13 आणि 15, ऐसे 10-10, 14-14 साल तक, 15-15 साल तक केस चलते रहते हैं। और आखिरी में पता है जज क्या बोलता, जज बोलता, अरे भाई ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, साला यहाँ पे दरोड़ खोरी के केस है, बड़े बड़े लोगों ने रेल लूट ली है, उसका केस है मेरी कोर्ट में। वो फुलानी जगह पे आमदार का मर्डर कर दिए थे, उसका केस है मेरी कोर्ट के अंदर। वो पार्टी वालों में झगड़े हो गए थे, वो केस है मेरे पास। साला ये मैं तुम्हारे दरोड़ खोरी के मसले, मर्डर के और इसके उसके मसले मसाइल हल करना छोड़ के तुम्हारे के जोरू मर्द के झगड़े का यहाँ पे हल करते बैठो रे, चलो निकलो बोले साले बेगैरत। अरे ये मसले जो है अपने समाज के लोगों को बिठा के उनके सामने हल करने के रहते, तो जब देखो जब उठे क्या छूटे अपना मुंह लेके आ जा रहे कोर्ट के अंदर, ऐसे जज के अल्फाज रहते। वो इतने साल तक रखड़ने के बाद वो सिर्फ ये ऑर्डर देता, ये तुम्हारा अपना घरेलू मसला है, जाओ इसको जाके जो फैमिली कोर्ट रहती वहां जाके हल करो, इसको यहाँ मत लेके आओ। अब मुझे आप बताओ, ये केस होने के बाद में वो लड़की के बाप को क्या मिला, कुछ नहीं। लड़के ने दूसरा जो निकाह कर लिया था, जब तक उसका वो फैसला आता तब तक ये दूसरी औरत से 6-7 बच्चे पैदा कर देता।
और वो पहले वाली और उसका बाप वो अपनी बहन को बेटी को लेके चल जाते अपने घर पे, और ले जाने के बाद में उसको सड़ाते रहते, उसको बेचारी बुढ़ी हो जाती है, और ये उसको तलाक नहीं देता क्योंकि इधर तुमने कोर्ट में केस करे हुआ है। तो वो बोलता जब कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद देखेंगे हम। अब चलते रहते उनमें आपस में लड़ाई, आपस में झगड़े, और इधर इसकी टीम बढ़ते रहे, 6 से 8 10 बच्चे पैदा कर दिया इसने, और वो उधर जो है बैठे हुए है, ये लेके गए इनको कोर्ट से अपनी, और कोर्ट में जो है निचली अदालत में कुछ फैसला भी आया, फौरन आप उसको सेशन कोर्ट के अंदर खींच के ले जा सकते हैं। अब सेशन कोर्ट में 8 10 साल, उसके बाद में जो है हाई कोर्ट, कहां तक जो है ये कोर्ट कचहरी के चक्कर बोले तो मैं अभी आपको क्या बताऊं, मैं एक वो पढ़ रहा था, क्या बोलते उसको, एक ये पढ़ रहा था मैं, यानी एक जो है ये पढ़ रहा था मैं, दिल्ली के अंदर एक केस हो गया था, एक ऐसी वाकया हो गया था कि एक आदमी जो है बेचारा वो रास्ते से जा रहा था, तो उसने क्या किया, बारिश हो रही बोल के एक झाड़ के नीचे अपनी कार खड़े की, और कार खड़े किया तो वो बारिश की वजह से कार जो झाड़ जो है वो कार के ऊपर गिर गया। अब कार जो है महंगी थी, उसकी कीमती कार थी, कुछ 15-20 लाख रुपए की। अब वो जो कार थी वो कार पूरी चकनाचूर हो गई, और वो कार का जो इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस के लिए वो गया क्लेम करने के वास्ते, तो इंश्योरेंस वालों ने क्या बोले, बोले भाई देखो ये कॉरपोरेशन यानी महानगर पालिका का जो झाड़ है वो तुम्हारी कार के ऊपर गिरा, तुमने कार उसके नीचे ले जाके खड़े करे तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसे नहीं देंगी, वो पैसे तुमको महानगर पालिका से लेना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में तुम केस करो। तो उसने बोला ठीक है। अब वो बेचारे ने महानगर पालिका के खिलाफ में जो है केस किया कोर्ट के अंदर कि महानगर पालिका वालों ने टाइम पे झाड़ नहीं तोड़े थे, और वो झाड़ जो है बारिश की वजह से टूट गया क्योंकि वो खोखला हो गया था, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे जो है मेरे कार के पैसे दे। अब वो कोर्ट में केस चलता रहा, वो मर गया, वो जिसने केस किया था वो मर गया, और उसके मरने के कुछ 8 साल के बाद में कोर्ट ने फिर फैसला दी कि हाँ भाई ये गलती है महानगर पालिका की, और उन्होंने जो है वो कार वाले को उसके पैसे देना चाहिए। उसको मर के 8 साल हो गए हुए थे। ये हमारे यहाँ पे ये मसले है। अभी मैं क्या सुनाऊं तुमको, ऐसे ऐसे केस कोर्ट कचहरी जो है ना, ये सिर्फ यानी कोर्ट में कोई भी मसला जो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा, इसलिए बाहर ही, इसीलिए गवर्नमेंट का ये कानून है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक वो बनाया हुआ है, उसको टंटा मुक्ति बोल के ऐसा कुछ तो भी नाम दिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारा गऊ का मसला है तो गऊ में हल करो, घर का मसला है तो उसको घर में हल करो, जो भी तुम्हारे मसले मसाइल रहेंगे तुम उसको अपने जगह पे उसको हल करो। इसीलिए आप लोगों में से देखे होंगे बाज औकात कोर्ट वाले भी जो है ना फैमिली कोर्ट लगाते हैं, ऐसा मंडप डालते हैं, वो गाँव गाँव घूमते हैं, वहीं पे फैमिली कोर्ट लगा देते और वहां पे लोगों के ऐसे मसले हल करते रहते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ये सब चीजों के लिए। उनके पास बड़े बड़े केस, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपये लेके भाग गया, उनको वैसे मसले हल करने का है, तो वो यहाँ बैठेंगे जोरू मरद के झगड़े छुड़ाते हुए। तो इसके लिए अभी तक मैंने आपको जो समझाया उसका खुलासा ये है कि मियाँ बीवी में भले कितने भी मसले मसाइल पैदा हो, कोर्ट कचहरी की बजाय उसको अपनी जो दारुल कज़ा है, दारुल कज़ा पहले तो उसको घर के लोग मिलके देखो, हल होता हो मसला, ठीक है, नहीं हो रहा है तो अपने शहर में, अपने तालुके में, अपने जिले में, यानी ऐसा हमारे मुल्क भारत के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं है जहां दारुल कज़ा ना हो। बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, वहां तो गांव गांव में दारुल कज़ा है। उसके अलावा ये जो हमारे बाकी इलाके हैं जैसे महाराष्ट्र है, तो बंबई के अंदर हर एरिया में दारुल कज़ा है। ऐसे ही पूना के अंदर 5-6 जगह दारुल कज़ा है। ऐसे ही औरंगाबाद शहर के अंदर 2-4 जगह दारुल कज़ा है। ऐसे ही बड़े बड़े जितने भी शहर आप जाएंगे वहां पे, तो आपको वहां पे दारुल कज़ा मिलेगी। दारुल कज़ा में जाकर कुरान हदीस की रोशनी में हम अपने मसाइल को हल करें, ना कि जो है तैश में, जोश में, जज्बात में कोर्ट पुलिस स्टेशन चले गए और वहां जाके 498 के केस कर दिए एक दूसरे के खिलाफ, सिर्फ एक दूसरे को सताने के वास्ते और एक दूसरे को परेशान। कोई हासिल नहीं है इसका।
एक बात याद रखो, जो लड़के पे करेंगे वो दूसरा निकाह करके ऐश की जिंदगी गुजारेगा, लेकिन लड़की वाले और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने के अलावा कुछ होने वाला नहीं। तो ये मसले प्यार मोहब्बत से हल होना चाहिए। तो आज के सबक में हमने आपको दो बातें बताई। पहली बात तो ये है कि छोटी छोटी बात को अपने दिल पे नहीं लेने का, और दूसरी चीज ये बताई कि मियाँ बीवी में जो भी मसले रहेंगे वो मियाँ बीवी ने बैठ के उसको हल करना है। और तीसरी बात ये बताई कि अगर बड़ा मसला है, मेजर है, तो भी उसको फैमिली के लोगों ने मिलकर बैठ के हल करना चाहिए। उससे बड़ा है तो दारुल कज़ा में जाना चाहिए, लेकिन 498 के मसलों में, कोर्ट कचहरी के मसलों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आज का जो दूल्हा दुल्हन कोर्स का हमारा ये सबक है यहीं पे खत्म होता है। और अब अगर किसी के कुछ सवालात वगैरह है तो हमको आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको आपके सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह। और जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हर महीने की पहली तारीख को ये कोर्स शुरू होता है। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर वो लोग व्हाट्सएप करके ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।